नमस्कार दोस्तों, चंपारण की पावन धरती से आप सभी का पारा चंपारण यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आइए आज इस सेट नंबर 4 की शुरुआत करते हैं, जो बीपीएससी शिक्षक 2.0 का आप रीजनिंग का डेली सेट देख रहे हैं। अभी तक हमने 3 सेट करा दिए हैं, ये सेट नंबर 4 है और जैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए थे उसी पर आधारित ये सारे क्वेश्चंस आपको दिखाए जा रहे हैं, ताकि इस बार आप एग्जाम में जब बैठे तो आपसे कोई भी सवाल ना छूटे। तो शुरुआत करते हैं बिना देरी के। सेट में आपका जो क्वेश्चन मिलेगा वो क्वेश्चन नंबर 1। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का सवाल होगा, क्योंकि जो सवाल है ये जो सवाल है ये सवाल एनालॉजी से रिलेटेड है। आपका जो एनालॉजी टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम में अगर बैठते हैं तो आपको बैंकिंग छोड़ के सारे एग्जाम में कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, ये सारे टॉपिक आपको मिलता है। एनालॉजी का ये जो पार्ट है ये पार्ट है वर्ड एनालॉजी, यानी शब्दों की समानता। समानता को कैसे ढूंढना है ध्यान से देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। आपको देखना है कि पुस्तकालय और पुस्तक इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है। इसी प्रकार संग्रहालय का रिलेशन दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प में आपका होगा। कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे, कैसे इसको सेट किया जाएगा, उसको ध्यान से देखिए। पुस्तकालय में क्या होता है, तो आप कहेंगे सर पुस्तकों को रखा जाता है, यानी पुस्तकों से रिलेटेड होता है पुस्तकालय। तो संग्रहालय में क्या दिखाया जाता है, आप कहेंगे लोग, गैलरी, इमारत। नहीं, संग्रहालय में बहुत सारी कलाकृतियां को संग्रहित किया जाता है, ताकि जब लोग आए तो आप, जैसे म्यूजियम है, म्यूजियम में क्या दिखता है, बहुत सारी कलाकृतियां होती है, आर्ट्स होते हैं, जो लोगों को क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। तो जिस प्रकार पुस्तकें पुस्तकालय में रखी जाती हैं, उसी प्रकार कलाकृतियों को कहाँ इकट्ठा किया जाता है जी, तो संग्रहालय में इकट्ठा किया जाता है। तो ये आपका आंसर होगा कलाकृतियां, यानी जो एनालॉजी है वर्ड एनालॉजी, उसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही अगला सवाल, अगला सवाल किससे संबंधित है उसको देखिए। अगला सवाल किससे संबंधित है उसको देखिए। ये भी सवाल आपका एनालॉजी से है, लेकिन ये एनालॉजी जो है, इस एनालॉजी को हम लेटर एनालॉजी कहते हैं। इसके पहले जो सवाल आपको मिला था वह वर्ड एनालॉजी से था, ये जो एनालॉजी है ये आपका लेटर एनालॉजी है। आपको पता करना है कि इनके बीच में संबंध कैसा है, इनके बीच में संबंध कैसा है, यही संबंध इनके बीच में होना चाहिए, और इसी संबंध के आधार पर आप अगले संबंध को बनाएंगे। यही आपको बताया गया कि आपका जवाब क्या होगा। तो चलिए देखते हैं आखिर इसमें रिलेशन क्या बन रहा है। आप ध्यान से देखिएगा, GAVE जो लेटर आपके लेफ्ट साइड में इस्तेमाल हुआ है, इसी लेटर का इस्तेमाल राइट साइड में भी किया गया। और अप्रोच क्या इस्तेमाल किया गया है, तो इन दोनों को आपस से बदल दिया गया, यानी ए को इधर लिख दिया गया, जी को इधर लिख दिया गया, ई को इधर लिख दिया गया, वी को इधर लिख दिया, यानी क्रॉस में स्थान बदला गया है, लेटर जो था वही है। वैसे ही के और पी का स्थान बदल दिया गया है। वैसे ही अगर आगे देखिएगा तो पी और टी का भी स्थान आपस में क्या कर दिया गया है, बदल दिया गया है। सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करके अगर आप इसको बनाने जाएंगे तो आपका कौन सा जवाब होगा, ध्यान से देखिए। दोनों को क्रॉस करना है, CA लिख देना है, इन दोनों को क्रॉस करना है और DI लिख देना है, यानी आपका आंसर जो होगा CADI होना चाहिए। जिस भी ऑप्शन में आपका ये है वो आपका बिल्कुल सही होगा। CADI आपके ऑप्शन नंबर 4 में है। क्लियर है। इसी प्रकार अगले सवाल को देखते हैं। अगला जो सवाल है हमारा, ये सवाल है क्लासिफिकेशन से, यानी इस सवाल को हम कहते हैं लेटर क्लासिफिकेशन। यानी आपको पता करना है कि इसमें कैसे चारों में से एक ऐसा ऑप्शन होगा जो बाकी तीनों से क्या होगा, अलग होगा। जैसे ऊपर लिखा हुआ है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिसमें से 3 किसी ना किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है। असंगत का मतलब ऑड वन आउट है। उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। चारों में से एक ऐसा होगा जो बाकी 3 से क्या होगा, अलग होगा। क्या लॉजिक है, कैसे ढूंढना है, तो देखिए जब भी लेटर वाले क्वेश्चन हमारे पास आएंगे तो हमारा सबसे पहला काम होता है इसके ऊपर नंबर डालना। जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो उसके ऊपर आपको क्या डालना है जी, नंबर डालना है। ध्यान से देखिएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी लेटर वाला कोई भी पोर्शन आपके एग्जाम में आता है तो आपको सबसे पहले लेटर का पोजीशन याद होना चाहिए। जब तक आप पोजीशन को याद नहीं करेंगे आपसे सवाल ही नहीं बनेगा। यहाँ से यहाँ जब आप जाएंगे तो 13 और 3 क्या होता है, 16। आप कहेंगे सर 3 का गैप है। वैसे ही 6 और 3 3 का गैप है, 7 और 3 3 का गैप है, 4 और 3 3 का गैप है। यानी फर्स्ट और सेकंड लेटर का जो कंपैरिजन आपने किया है तो सारे में आप देख रहे हैं कि आपको 3 का गैप दिख रहा है। लेकिन जब सेकंड से थर्ड में आप जाएंगे, 16 और 4 20, 9 और 4 13, 10 और 4 14, लेकिन यहाँ आप जाएंगे तो 7 और 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर डी जो है, ये बाकी तीनों से क्या है जी, अलग अप्रोच रखता है। इसलिए क्या है, ऑड वन आउट है, असंगत है। इन तीनों में एक ही नियम लगा है, एक ही कानून लगा है, लेकिन उसमें आपका क्या हो गया, कानून बदल गया, इसलिए वो क्या हो गया, अलग हो गया।
ऐसे ही सवालों को देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पराचंपारण वाला के साथ जुड़ते रहिए। अगला सवाल, अगला जो सवाल है ये सवाल कोडिंग और डिकोडिंग से रिलेटेड है। कैसे सवालों को सॉल्व करेंगे आइए दिखाता हूँ। आपका जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन दिया ब्रिंग, ब्रिंग का कोड दिया है XHQLS और आपसे पूछा है, और एक्स्ट्रा का दिया है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा का कोड दिया है UBFHY और इस आधार पर आपसे पूछा है कि बताइए ग्रेवी का कोड क्या होगा। ये आपसे सवाल पूछा है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ B है और यहाँ X है, यहाँ R है और यहाँ H है, तो B से अगर X का कंपैरिजन करेंगे तो क्या कंपैरिजन कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते, क्योंकि ये नंबर आपका क्या है 2 है, ये नंबर आपका क्या है 24 है, यानी गैप बहुत ही क्या है बड़ा हो गया है। वैसे ही R है, H है, 18 है, ये 8 होता है। लेकिन अगर आप ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जब आप इसका अपोजिट निकालेंगे तो इसका अपोजिट y आएगा, इसका अपोजिट i आएगा, इसका अपोजिट r आएगा, इसका अपोजिट m आएगा और इसका अपोजिट t आएगा। और जब इसका अपोजिट हमने लिखा है उसके बाद yx, यानी आप कहेंगे सर -1 हुआ है, i से h फिर से -1 हुआ है, r से फिर से -1 हुआ है, m से फिर से -1 हुआ है, t से फिर से -1। इसका मतलब कि जो लेटर यहाँ दिया हुआ है सबसे पहले इसका अपोजिट लेटर लिखिए और अपोजिट लिखने के बाद इसमें से -1 करना है। सारे प्रोसेस ऐसे है, यहाँ चेक कीजिए, ई का अपोजिट v, x का अपोजिट c, t का अपोजिट g, r का अपोजिट i और a का अपोजिट z, और सब में से एक एक माइनस, -1 u आएगा, -1 b आएगा, -1 f आएगा, -1 h आएगा, -1 y आएगा। तो इसका भी अपोजिट पहले आप लिख लीजिए और फिर इसका आंसर निकाल दीजिए। अपोजिट कैसे लिखेंगे? g का अपोजिट t होता है, g का अपोजिट क्या होता है जी t, r का अपोजिट i, a का अपोजिट z, v का अपोजिट क्या होता है e, और y का अपोजिट होता है b। चलिए कैसे लिखेंगे? माइनस करना है, t से एक माइनस करेंगे तो s आएगा, i से एक माइनस करेंगे तो h आएगा, z से एक माइनस करेंगे तो y आएगा, e से एक माइनस करेंगे तो d आएगा और b से एक माइनस करेंगे तो a आएगा। जिस भी ऑप्शन में SHYDA लिखा है, SHYDA, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी था, बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके था। जो क्वेश्चन दिए गए थे इसका पहले अपोजिट लेटर लिखा है और फिर अपोजिट लेटर में से एक एक घटा के आपके क्वेश्चन को क्या कर दिया है? सॉल्व कर दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, अच्छा सवाल था। अगला सवाल क्या दिया है? ये भी कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड ही सवाल है। सवाल दिया है कि R4 का एक निश्चित तरीके से P2 से संबंध है। वैसे ही कह रहा है कि F7 का एक निश्चित तरीके से D5 से संबंध है। तो आप बताइए कि Z8 का संबंध किसी से होगा? ऐसे सवाल आपसे पूछे गए हैं। तो ये आप कोडिंग डिकोडिंग मान के चलिए, एनालॉजी मान के चलिए, दोनों बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। समानता आपको ढूंढनी है कि क्या समानता होगी। R4 और P2, इसका मतलब समझने की बात है, R का नंबर 18 होता है और P का नंबर 16 होता है। अगर हम -2 करें तो R में से -2 करोगे तो P आ जाएगा, और 4 में से 2 घटाओगे तो 2 आएगा। वैसे ही F का नंबर 6 होता है, D का नंबर 4 होता है। अगर यहाँ 2 घटाएंगे तब भी 2 आएगा, 7 में से 5 घटाएंगे तब भी 2 आएगा। इसका मतलब कि लेटर हो या नंबर हो, दोनों में एक ही चीज कॉमन है कि -2 हुआ है, तो अभी -2 कर दीजिए। Z में से -2 कीजिएगा तो क्या आएगा? X आएगा, और 8 में से 2 घटाएगा तो 6 आएगा। यानी X के साथ 6 जहां भी है वही आपका क्या है? आंसर है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान था। जैसे ही आपको देखने को मिला क्वेश्चन, वैसे ही आपने इसको जल्दी से कर दिया, क्योंकि दोनों में से -2 का कांसेप्ट लग रहा था, और जैसे ही -2 का कांसेप्ट आपको पता चला, आपका क्वेश्चन क्या हो गया जी? सॉल्व हो गया। अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है इस सीरीज का सवाल है, यानी सीरीज के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कैसे बनते हैं आइए देखते हैं। 5, 5 के बाद लिया है 10, 10 के बाद लिया है 17, 17 के बाद लिया है 26, 26 के बाद लिया है 37, 37 के बाद लिया है 50 और 50 के बाद आपको भरना है। सबसे पहला काम हम जो करते हैं वो क्या करते हैं? तो सबसे पहला काम गैप निकालते हैं। ये गैप कितने का है? 5 का। ये गैप कितने का है? 7 का। ये गैप कितने का है? 9 का। ये गैप कितने का है जी? तो ये है 11 का, और ये गैप कितने का है जी? 13 का। इसका मतलब पहले 5 बढ़ा, फिर 7 बढ़ा, फिर 9 बढ़ा, फिर 11 बढ़ा, फिर 13 बढ़ा। इसका मतलब अगला जो बढ़ेगा वो क्या बढ़ेगा? 15 बढ़ेगा, और 65 जहां भी दिया होगा वहीं आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 50 और 15 कितना होता है? 65। तो ये सीरीज का सबसे सिंपल सवाल जो होता है वही आपके पास मिला है। गैप के बेस पे लगातार विषम संख्याएं आपकी बड़ी हैं, उसी को आपको करके खत्म करना है। अगला सवाल,
अगला जो सवाल है ये भी सीरीज से रिलेटेड ही है। इसमें क्या दिया है देखिए, 72, 85, 68, 81, क्वेश्चन मार्क और फिर 77। और इस सवाल को सॉल्व कैसे करना है, तो क्वेश्चन में सबसे पहला काम गैप निकालना। 5 में से 2 गया 3, 8 में से 7 गया 1, यानी +13 हुआ है। अगले में जाइए, 15 में से 8 गया 7 और 7 में से 6 गया 1, यानी -17 हुआ है। अगले में जाएंगे तो होगा 11 में से 8 गया 3, 7 में से, यानी फिर से +13 हुआ। इसका मतलब कि +13 -17 +13, तो क्या अगला फिर से -17 होगा? क्रॉस चेक करिए, 11 में से 7 गया 4 और 7 में से 1 गया 6, और अगला क्रॉस चेक करने के लिए फिर से +13 जोड़ के देख लीजिए, अगर आता है तो सही है। तो 4 3 7 6 1 7, इसका मतलब इसका सही आंसर बिल्कुल क्या होगा? 64 होगा। पहले +13 फिर -17 फिर +13 फिर -17, यही प्रोसेस आपका लगातार चल रहा है। आइए अगले बढ़ते हैं। अगला सवाल भी सीरीज का है और इसके अप्रोच मैं पहले से सिखा चुका हूँ, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। डॉट है, एम है, डॉट है, एक्स जे है, डॉट है, पी एक्स है, डॉट है, एम पी है, डॉट है, जे है, डॉट है, एक्स है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है कि ऑप्शन में दिया गया कौन सा ऑप्शन को उठा के अगर डालेंगे तो एक श्रृंखला बन जाएगी। रिपीट सीरीज का सवाल है। लॉजिक क्या कहता है कि इसको पहले गिनती करिए, टोटल कितने लेटर इसमें चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जब भी 16 होता है तो इसका जो टूटने का प्रोसेस होता है 4x4 होता है, यानी 4x4 के ग्रुप में आप इसको तोड़ लीजिए। अच्छा, अब शुरुआत किससे किया है इसने? जे से किया है, तो क्या आप जे से शुरुआत कर सकते हैं? पहले स्थान पर जे का इस्तेमाल हुआ है, आप जे का इस्तेमाल कर दीजिए। सेकंड प्लेस पर एम का इस्तेमाल हुआ है जी, तो आप एम का इस्तेमाल कर दीजिए। थर्ड प्लेस पर पी का इस्तेमाल हुआ है, तो आप पी का इस्तेमाल कर दीजिए। और लास्ट प्लेस पे एक्स का इस्तेमाल हुआ, तो आप एक्स का इस्तेमाल कीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपने क्या क्या भरा है? जे, पी, एम, जे, एक्स, एम और पी, आपने यही भरा है। जिस ऑप्शन में दिया उसको टिक कर दीजिए। जे पी एम जे, जे पी एम जे एक्स एम पी, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल क्या है? सही। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा ब्लड रिलेशन से। कैसे ब्लड रिलेशन का सवाल बनता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। कह रहा है दीपाली विजय की बेटी है। दीपाली को हम विजय की बेटी बना देते हैं। दीपाली बेटी है, किसकी बेटी है जी? विजय की बेटी है, विजय की बेटी है। अच्छा, जिसकी पत्नी सुनीता है। अब ध्यान रखिएगा, जिसका इस्तेमाल जो होता है वो सेकंड पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब जिसकी पत्नी सुनीता है, किसकी पत्नी सुनीता है जी? तो विजय की पत्नी कौन है? सुनीता है। तो जब सुनीता पत्नी होगी तो विजय क्या हो जाएगा? पति हो जाएगा। इसका मतलब दीपाली जो है इन दोनों की क्या है? बेटी है। आगे कह रहा है कि यदि दीपाली मोहित की पत्नी है, कह रहा है कि यदि दीपाली जो है वो मोहित की पत्नी बन जाए, या अगर मोहित की पत्नी बन जाए, तो मोहित की पत्नी बनेगी तो मोहित इसका पति होगा। तो मोहित विजय से किस प्रकार संबंधित है? कह रहा है मोहित जो है उसका रिलेशन विजय से कैसे है? तो भैया अगर विजय का पूछता तो विजय इसका ससुर हो जाता। मोहित का पूछा है तो ये इसका क्या हो जाएगा? दामाद हो जाएगा। कैसे? मोहित की पत्नी के पिता, यानी पत्नी के पिता क्या कहलाते हैं? ससुर कहलाते हैं। तो विजय ससुर है और मोहित उसका क्या होगा? दामाद। इसका मतलब पूछा किसका है? मोहित का, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? दामाद होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल जो है, ये सवाल है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, यानी शब्दों का तार्किक क्रम। तार्किक क्रम का मतलब होता है कि जो शब्द आपके पास दिए गए हैं, इस शब्दों को एक लॉजिकली फॉर्मेट में सजाइए। जैसे जैसे प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं। ऑप्शन से भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर ऑप्शन से नहीं होगा तो फिर आप दूसरे प्रोसेस को भी फॉलो कर सकते हैं। इसमें टोटल 6 लेटर लिखे गए हैं, आपको समझाना है कि कैसे प्रोसेस कैसे होता है। तो अगर ऑप्शन से जाइएगा तो आपकी ऑप्शन की जो शुरुआत हो रही है या तो 3 से हो रही है या तो 2 से। तो 3 और 2 में पहले डिसाइड कीजिएगा पहले क्या होगा। पहले कंप्यूटर शुरू कीजिएगा कि पहले ईमेल लिखिएगा? तो सबसे पहले आप कंप्यूटर खोलिएगा ना, अगर आपको ईमेल करना है या किसी को ईमेल प्राप्त करना है या भेजना है तो सबसे पहले आपको सिस्टम को खोलना पड़ेगा। इसका मतलब कि सबसे पहले हम कंप्यूटर को खोलेंगे, यानी 3 वाला जो है सबसे पहले आएगा, तो जो 2 से शुरुआत हुआ ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। जब आप कंप्यूटर खोलेंगे उसके बाद सेकंड ऑप्शन पे क्या दिया है? 1 और 2 में लड़ाई है। तो 1 और 2 का मतलब ईमेल खाता खोलना और ईमेल लिखना। तो पहले आप ईमेल खाता खोलेंगे कि लिखेंगे? तो सबसे पहले तो ईमेल खाता खोलना होगा। ईमेल चलाने के लिए आपको ईमेल का खाता खोलना होगा। तो 3 के बाद आपको 1 चाहिए। तो जहां भी 3 के बाद 2 लिया उसको हटा दीजिए। इसका मतलब अब आपकी लड़ाई किसके किसके बीच है? ए और डी के बीच में। 1 और 2 कॉमन है, 1 और 2 कॉमन है।
अगला 4 है और 6 है, तो 4 और 6 में पहले काम क्या कीजिएगा, ईमेल पता दर्ज करिएगा कि मेल भेज दीजिएगा। तो जब तक आप एड्रेस नहीं डालिएगा मेल जाएगा नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ईमेल पता दर्ज करेंगे, यानी 4 पहले इस्तेमाल करेंगे फिर 6 का इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। आप चेक कर लीजिए, 3 के बाद 1, सबसे पहले कंप्यूटर शुरू करना है, फिर ईमेल खाता खोलना है, फिर ईमेल लिखना है, फिर ईमेल पता दर्ज करना है, फिर सामग्री लिखना है, और फिर छठे में आपको क्या करना है, मेल भेजना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, बिल्कुल लॉजिकली ढंग से सही है। चलिए, तो आपका सेट नंबर 4 हुआ। ऐसे ही अगले सेट को लेकर फिर से मैं आपके पास आऊंगा। 10 क्वेश्चन का सेट मैं इसलिए लाता हूं क्योंकि आपके एग्जाम में जो सवाल पूछे गए थे वो 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, और जिस जिस टॉपिक से आपके बीपीएससी ने सवाल आपसे शिक्षक भर्ती में पूछा था उसी टॉपिक से मैं क्वेश्चन हमेशा आपके पास लाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले सेक्शन में, तब के लिए थैंक यू सो मच।